हे गाइस, वेलकम बैक टू रैंकर्स कोचिंग चैनल। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। और आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, ये क्यों प्रिपेयर की जाती हैं और कौन कौन से यूजेस हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से जो भी इंफॉर्मेशन आती है उनको यूज़ करते हैं, कौन से एक्सटर्नल यूजेस हैं, कौन से इंटरनल यूजेस हैं, वो सब कुछ आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एंड फाइनल अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन सी आइटम्स हैं जो आ सकती हैं। जितनी भी पॉसिबल आइटम्स होंगी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आज हम वो सब कुछ डिस्कस करेंगे ताकि आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत होने के चांसेस 0% हो जाएं। एंड बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा, ग्रुपिंग एंड मार्जिनिंग क्या है, वो भी आज हम इसी सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। एंड लास्ट में हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें हमेशा याद रखने होते हैं फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन अटैम्प्ट करते बार, ताकि हमारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने रैंकर्स कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रैंकर्स कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। If you want the best of my heart, you just gotta see the good in me. 'Cause I could be the rain. स्टेटमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो हर एक बिजनेस के द्वारा एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद प्रिपेयर की जाती हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर किए जाते हैं। तो कोई भी बिजनेसमैन जो बिज़नेस स्टार्ट करता है वो ये जानना चाहता है कि उसको बिज़नेस के थ्रू प्रॉफिट हो रहा है या फिर उसको बिज़नेस में लॉस हो रहा है। और वो ये जानने में भी इच्छुक होगा कि उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है बिज़नेस की वो क्या है। तो ये सब जानकारी उसको मिलेगी फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करके। अब बात करते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड क्या है। अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली 12 मंथ्स का पीरियड होता है ये, ठीक है। कई बार ये 15 मंथ्स का भी हो सकता है। और कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में अगर रजिस्ट्रार से परमिशन ले ली जाए तो ये अकाउंटिंग पीरियड 18 मंथ तक भी एक्सटेंड हो सकता है। अब बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स कौन कौन से हैं। तो इंटरनल यूजर्स में प्रोप्राइटर्स आ जाएंगे। खुद मालिक जिसने कि बिज़नेस को स्टार्ट किया है वो चाहता है कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस पता चले कि मेरे बिज़नेस से कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, अगर हो रहा है तो, और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो प्रोप्राइटर के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही यूज़फुल है। अब मैनेजमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन आती है तो उससे आगे फिर वो फर्दर प्लानिंग कर सकती है कि हमें बिज़नेस किस तरह से रन करना है। एंड थर्ड, एम्प्लॉइज़ के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स काफ़ी यूज़फुल हैं, क्योंकि जैसे बोनस वगैरह मिलते हैं उनको, तो अगर नेट प्रॉफिट उनको पता होगा कि बिज़नेस का क्या आ रहा है तो एम्प्लॉइज़ भी फिर उतनी ही डिमांड बोनस वगैरह की कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो वो डिमांड करेंगे। अगर उनको पता चल रहा है कि बिज़नेस से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट नहीं निकल कर आ रहा है, ये लॉस है, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर सकते हैं एम्प्लॉइज़ भी, ठीक है। और जो इसके एक्सटर्नल यूजर्स होंगे जैसे कि क्रेडिटर है, क्रेडिटर से हमें कुछ माल उधार चाहिए, कुछ गुड्स हमने उधार लेनी है, रॉ मटेरियल, तो वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को देखेगा। अगर फाइनेंशियल पोजीशन बिज़नेस की अच्छी होगी तो क्रेडिटर भी हमें कुछ उधार क्रेडिट दे सकते हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट है, भी जैसे टैक्स वगैरह, टैक्सेशन अथॉरिटीज़ होती हैं, तो वो टैक्स वगैरह नेट प्रॉफिट को देख के उनको पता होगा कि इतना प्रॉफिट है तो सही टैक्स जो है वो दिया जा रहा है। रिसर्चर्स यूज़ कर सकते हैं, कंज्यूमर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड कंपटीटर्स भी इसका यूज़ करते हैं कि कितना प्रॉफिट जो हमारी कंपीटिंग बिजनेस जो वो कर रहा है। एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो भी होते हैं, जो आपके बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इच्छुक होंगे आपके प्रॉफिट को देखकर, तो ये सारे के सारे यूजेस हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। एंड अगर हमने फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट
डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया है। तो जो भी इंफॉर्मेशन इन यूज़र्स को मिलती है तो वो उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं कि इन अकाउंट्स में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कवर होंगे, एंड बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं वो शो की जाएंगी। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी आइटम्स हैं पॉसिबल जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में कवर होंगी। तो देखिए, तो यहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में इंक्लूड किए जाएंगे। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होंगे, जैसे कि हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है अपने बिजनेस के लिए, तो उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए जाएंगे। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, अब उस रॉ मटेरियल का हमने प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग की फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए, तो प्रोडक्शन करने के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जितना भी खर्चा होगा, एक्सपेंस होंगे, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए जाएंगे। और एक्सपेंस रिलेटेड टू फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे सारे के सारे ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। अब हम इनको डीपली देखते हैं कि परचेज के कौन से खर्चे हैं, प्रोडक्शन और फैक्ट्री में कौन कौन सी पॉसिबल आइटम्स आ सकती हैं एक्सपेंसेस की। तो ये है एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज से रिलेटेड खर्चे सारे के सारे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए जाएंगे। तो कैरेज अगर दिया है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ये खर्चा डाला जाएगा। कैरेज इनवर्ड, अगर इनवर्ड दिया है तो वो भी ट्रेडिंग में दिखाया जाएगा। अगर आउटवर्ड है, यहाँ पर आउटवर्ड है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा। कार्टेज यानी कि उस मटेरियल रॉ मटेरियल को कैरेज हो गया, लाने का खर्चा, कार्टेज भी ये भी लाने का खर्चा हो गया एक तरह से, जो भी हमने व्हीकल्स का खर्चा दिया है वो। एंड फ्रेट किराया है वो भी परचेज रॉ मटेरियल से रिलेटेड ही है, तो वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। इंपोर्ट ड्यूटी, तो ये टैक्स है, अगर हमने रॉ मटेरियल कहीं बाहर से मंगवाया है तो उसके ऊपर जो हमने ड्यूटी यानी कि टैक्स पे किया है वो भी इधर ट्रेडिंग अकाउंट में ही दिखाया जाएगा। ऑक्ट्राई, ये जब हम कोई बॉर्डर वगैरह क्रॉस करते हैं स्टेट बॉर्डर्स, तो उस टाइम जो टैक्स लगता है उसको हम ऑक्ट्राई बोलते हैं। कस्टम ड्यूटी भी टैक्स है, ये भी परचेज यानी कि रॉ मटेरियल के ऊपर लग रहा है, तो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा। आगे है क्लियरिंग चार्जेस या फिर इधर हम इसको डॉक ड्यूज़ भी कई बार इसको लिख देते हैं, डॉक ड्यूज़, ठीक है। तो क्लियरिंग चार्जेस मीन्स कि जब रेलवे स्टेशन के ऊपर आपका जो रॉ मटेरियल है आ गया है, तो वहाँ पर रेलवे अथॉरिटी आपके सामान को, आपके गुड्स को लेने के लिए कुछ चार्जेस लेगी, कुछ खर्चा लेगी, तो वो क्लियरिंग चार्जेस होगा। और डॉक ड्यूज़ मीन्स कि अगर बाहर से आपका कहीं से माल आ रहा है तो उस टाइम जो चार्जेस लगाए जाएंगे वो डॉक ड्यूज़ होंगे। तो ये सारे के सारे रॉ मटेरियल से रिलेटेड हैं, इसलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। अगर रॉयल्टी गिवन है तो वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन है, रॉयल्टी अगर सिंपल गिवन है तब भी ट्रेडिंग में आएगी, और अगर रॉयल्टी ऐसे है कि रॉयल्टी इज़ पेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही दिखाई जाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर लिखा है रॉयल्टी ऑन द बेसिस ऑफ सेल के ऊपर है, फिर वो यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाई जाएगी, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी, ठीक है। एंड कमीशन ऑन परचेज के ऊपर, यानी कि जो रॉ मटेरियल परचेज किया उसके ऊपर कमीशन है, तो वो कमीशन यहाँ पर दिखाया जाएगा। अदरवाइज़ अगर कमीशन सिंपली दिया है क्वेश्चन में और कुछ भी क्लियर नहीं है कि परचेज के ऊपर है या नहीं, तो उस कमीशन को फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे अकॉर्डिंगली। अगर वो खर्चा है तो डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, और अगर वो हमारे लिए इनकम है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। लेटर ऑन हम इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए कि कमीशन और अगर परचेज के ऊपर है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही दिखाया जाएगा, क्योंकि वो रॉ मटेरियल को परचेज करने से रिलेटेड कमीशन है। अब सेकंड देखते हैं एक्सपेंसेस ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करने
के जो भी खर्चे हैं वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। बेजिस यहाँ आएगी ट्रेडिंग अकाउंट में ही, लेकिन अगर वो प्रोडक्टिव बेजिस है, अगर सिंपली बेजिस लिखा है तो हम एज्यूम कर लेंगे कि वो बेजिस प्रोडक्टिव बेजिस ही है और उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में ही दिखाएंगे, उस खर्चे को हम ट्रेडिंग अकाउंट में ही डालेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर अनप्रोडक्टिव बेजिस लिखा है तो वो यहाँ नहीं दिखाई जाएगी, बल्कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। आगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जितने भी होंगे वो यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस, कोल, गैस एंड वाटर, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएंगे। तो कई बार कोल, गैस एंड वाटर को मोटिव पावर भी लिख देते हैं, मोटिव पावर, तो ये सेम थिंग है कोल, गैस एंड वाटर। तो ये मोटिव पावर भी यहीं पर ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाई जाएगी, क्योंकि ये मशीनरी को रन करने के लिए हेल्पफुल होती है। तो ये खर्चे सारे मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे। फ्यूल अगर है तो वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाएगा। कंज्यूमेबल स्टोर्स क्या होते हैं, जैसे कि कुछ आइटम्स होती हैं जैसे नट्स हैं, बोल्ट्स हैं, ग्रीस, ऑयल, कॉटन बेस्ड हैं, या कुछ सफाई करने वाले छोटे छोटे कपड़े हैं, क्लोथ्स हैं, तो वो सारे के सारे कंज्यूमेबल स्टोर्स में आते हैं और वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएंगे, क्योंकि वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर रहे हैं। और जितने भी सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो भी यहाँ पर दिखाए जाएंगे, जो कि ऐसे एक्सपेंस जो डायरेक्टली रिलेट किए जा सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग से। तो अब देखते हैं एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री कौन से हैं। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हो सकते हैं, जैसे फैक्ट्री की इंश्योरेंस करवाई है, फैक्ट्री का रेंट दे रहे हैं। अगर सिंपली रेंट वर्ड दिया है, अगर फैक्ट्री है कि ऑफिस है, कुछ भी क्लियर नहीं है क्वेश्चन में, तब आपने रेंट को P&L अकाउंट में दिखाना है, उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मान लेंगे, ठीक है। अगर क्लियरली फैक्ट्री वर्ड लगे हुए हैं, जैसे इंश्योरेंस के साथ, रेंट के साथ, लाइटनिंग के साथ फैक्ट्री है, पावर के साथ फैक्ट्री है, हीटिंग एंड लाइटिंग फैक्ट्री वर्ड्स दिए हैं, तो फिर हमें ये फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाने हैं। और अगर सिंपली इंश्योरेंस, रेंट एंड लाइटिंग सिंपली दिए हैं, इनके साथ फैक्ट्री वर्ड नहीं इंक्लूड किया गया है, तो हमें ये तीनों के तीनों खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करने हैं। आगे फैक्ट्री पावर, अगर पावर अकेला भी लिखा है, ठीक है, अगर पावर मान लो ये सेपरेट भी दिया है, फैक्ट्री वर्ड नहीं इसमें ऐड किया गया है, तो इसको फिर भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में ही दिखाएंगे, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, जैसे हमने ऊपर इंश्योरेंस, रेंट एंड लाइटिंग में किया था। एंड फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटनिंग, ये भी फैक्ट्री का खर्चा है। सैलरी टू फैक्ट्री मैनेजर, फैक्ट्री का मैनेजर है उसकी सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगी। अगर मैनेजर कमीशन ऐसे करके दिया है, कुछ भी क्लियर नहीं है कि वो फैक्ट्री का है या ऑफिस का है, तो हम उसको ऑफिस का मान लेंगे और वो जो मैनेजर का कमीशन होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में उस टाइम दिखाया जाएगा। लेकिन अगर फैक्ट्री मैनेजर है तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। कमीशन टू फैक्ट्री मैनेजर, तो सैलरी है, कमीशन है, एक ही बात है, फैक्ट्री वाले मैनेजर की है तो यहाँ पर ही ये शो की जाएगी। तो ये सारे के सारे खर्चे हैं जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में डाले जाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या रहेगा। तो अभी हमने डिस्कस किया कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आइटम्स इंक्लूड होंगी। हमने किया एक्सपेंसेस जो परचेज से रिलेटेड हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं और फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हैं, वो सारे के सारे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए जाएंगे। अब देखते हैं कि उनको दिखाना कैसे है। तो ट्रेडिंग अकाउंट इस तरह से ऊपर हेडिंग दिया जाएगा, फॉर द ईयर एंडिंग, जिस डेट को हम अकाउंटिंग ईयर एंड की जो भी डेट होगी वो डेट यहाँ पर आपने दिखानी है कि कौन सी डेट पर आप इसको अकाउंटिंग ईयर एंडिंग कौन सा है। जैसे कि मान लो 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 का अकाउंटिंग ईयर है, तो ये जो लास्ट वाला डेट है अकाउंटिंग पीरियड की 31 मार्च 2020
20 यहाँ पर दिखाना पड़ेगा डेट। फिर पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पर डेट का कॉलम नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक यानी कि जो भी रॉ मटेरियल पिछले साल का बचा है वो सारा यहाँ पर दिखाया जाएगा। फिर परचेज़ आ जाएगी, परचेज़ में से अगर परचेज़ रिटर्न कुछ हुई है जिसको कि हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोल देते हैं तो वो माइनस करनी है, और जो यहाँ पर बाहर अमाउंट आएगी वो नेट परचेज़ होगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑलरेडी नेट परचेज़ गिवन है तो इट मीन्स कि उसमें से रिटर्न माइनस हो चुकी है, और अगर ग्रॉस परचेज़ गिवन है तो मीन्स कि अभी तक उसमें से रिटर्न को माइनस नहीं किया गया है, ठीक है। तो अगर परचेज़ रिटर्न माइनस हो चुकी है तो वो नेट परचेज़ होती है, और अगर परचेज़ में अभी तक परचेज़ रिटर्न ऐड है, माइनस नहीं हुई है, तो वो ग्रॉस परचेज़ होगी। इस पॉइंट का ध्यान रखना। आगे यहाँ पर खर्चे डाल देंगे, जितने भी खर्चे अभी हमने पीछे डिस्कस किए वो यहाँ पर आ सकते हैं, जैसे कैरेज है, बेजेस है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो जितने भी फैक्ट्री के, प्रोडक्शन के और परचेज़ के खर्चे होंगे वो यहाँ पर शो किए जाएंगे डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के। एंड ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पर सेल, जितनी भी सेल होती है वो यहाँ आ जाएगी, और अगर कोई रिटर्न है तो वो माइनस करके हम यहाँ पर मेन कॉलम में अमाउंट को दिखाएंगे, और वो नेट सेल होगी, ये ग्रॉस सेल होगी। अगर उसमें रिटर्न की अमाउंट भी ऐड है तो वो ग्रॉस सेल होगी, और माइनस करके नेट सेल आ जाएगी। अगर क्वेश्चन में रिटर्न नहीं दी है तो आप सिंपली उसको सेल लिख सकते हो, एंड इसको कई बार रिटर्न इनवर्ड भी बोल देते हैं, सेल्स रिटर्न को। और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि अगर मान लो यहाँ पर एडजस्टेड परचेज गिवन होगा, ठीक है, तो उस टाइम एडजस्टेड परचेज में आपने सिर्फ यहाँ पर एडजस्टेड परचेज को दिखाना है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी परचेज में एडजस्ट हो चुके हैं, इसका एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उसको एडजस्टेड परचेज को अच्छी तरह से समझ सकते हैं वहाँ पर जाकर। आप भी देखिए कि थोड़ा सा मैं यहाँ बता दूँ कि जो परचेज़ है अगर उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी ऐड किया हो और क्लोजिंग स्टॉक उसमें से माइनस कर दिया हो तो वो होता है एडजस्टेड परचेज़, ठीक है। तो अब जब परचेज़ में ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक ऐड हो चुके हैं और क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो चुका है तो हमें ज़रूरत नहीं है फिर ओपनिंग स्टॉक को ऐड करने की और यहाँ लेस करने की, हम सिर्फ यहाँ पर एडजस्टेड परचेज़ दिखाएंगे तो सिंपली बस। अगर नॉर्मल है, नॉट एडजस्टेड है, तो फिर हमें ओपनिंग स्टॉक भी दिखाना है, परचेज़ भी और क्लोजिंग स्टॉक भी इस तरह से दिखाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने बैलेंस निकालना है दोनों साइड का। अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आता है डेबिट साइड के बैलेंस से तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र की जाएगी, और अगर डेबिट साइड की अमाउंट ज़्यादा है क्रेडिट साइड से तो यहाँ पर ग्रॉस लॉस आएगा जो कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है और उसमें कौन कौन सी आइटम्स पॉसिबली आ सकती हैं। आइटम्स टू बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन सी आइटम्स आती हैं, तो इसमें सारे के सारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो कि डायरेक्टली हम मैन्युफैक्चरिंग या उस फिनिश्ड गुड्स को अपोर्शन नहीं कर सकते हैं वो सारे खर्चे यहाँ पर P&L में दिखाए जाएंगे, और वो खर्चे जो मेन हैंडिंग इनके जाएंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी खर्चे हैं वो P&L में आएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, एबनॉर्मल लॉसेस अगर हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस और जितने भी इनकम एंड गेंस हैं वो P&L अकाउंट में आएंगे। तो इनको हम थोड़ा डीपली देखते हैं कि कौन कौन से खर्चे हैं जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में आएंगे। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो P&L में आएंगे वो हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, यानी कि जो भी बिज़नेस हम कर रहे हैं, जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर व्यवस्था बनाए रखनी भी ज़रूरी है, तो वहाँ के भी कुछ खर्चे होंगे जो कि प्रॉफिट फाइंड आउट करते इसमें हमें कट करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे, तभी हमारे पास प्रॉफिट आएगा। तो ये खर्चे भी एक्चुअली हमें प्रॉफिट निकालते इसमें माइनस करने पड़ेंगे जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट
या लॉस है वहाँ से इनको हमने एडजस्ट करना है। तो ऑफिस के खर्चे जैसे कि एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी है, ऑफिस का रेंट है, हमने ऊपर किया था। अगर फैक्ट्री का रेंट है तो ट्रेडिंग में आएगा, और अगर ऑफिस का रेंट है तो P&L अकाउंट में आएगा। अगर सिर्फ सिंपली रेंट दिया है तो वी एज्यूम कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही रिलेटेड है। रेट एंड टैक्सेस जितने भी होंगे वो यहाँ P&L में दिखाए जाएंगे। ऑफिस की लाइटनिंग है वो यहाँ आएगी। और ये ऑडिट फीस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑडिट फीस में भूल जाते हैं। तो ऑडिट फीस मींस कि जो ऑडिटिंग की जाएगी अकाउंटिंग वर्क की, जो अकाउंटेंट अकाउंटिंग वर्क करता है वो सही है या नहीं है, इसके लिए एक CA से ऑडिट करवाई जाती है, और उस CA को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एक फ़ीस पेमेंट करनी पड़ती है। तो वो वाली फ़ीस भी खर्चा है बिजनेस के लिए। तो ऑडिट फ़ीस P&L अकाउंट में आएगी, क्योंकि हम डायरेक्टली इसको किसी एक दिन की प्रोडक्शन के साथ नहीं जोड़ सकते। ये सारी प्रोडक्शन जो अकाउंटिंग पीरियड में हुई है उसके ऊपर ये खर्चा जाएगा, तो इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं, और ये P&L अकाउंट में आएगी। ऑडिट फीस याद रखना है आपने। प्रिंटिंग है, स्टेशनरी है, या फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऐसे भी आ सकता है। लीगल चार्जेस, हाँ जी, लीगल चार्जेस भी ध्यान से याद रखना है। लीगल चार्जेस कुछ कानूनी खर्चे होते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रेशन करवाई या कुछ और भी लीगली जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करने के लिए कुछ चार्जेस या फीसेस देनी पड़ती हैं, तो वो खर्चे भी यहाँ पर P&L में आएंगे। इंश्योरेंस, अगर कुछ भी क्लियरली नहीं है, ऑफिस का है, फैक्ट्री का है, अगर सिंपली इंश्योरेंस वर्ड है तो यहाँ दिखाया जाएगा P&L में। अगर ऑफिस इंश्योरेंस है तब भी यहाँ दिखाया जाएगा। अगर फैक्ट्री इंश्योरेंस है तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में ये दिखाया जाएगा। अब देखिए पोस्टेज, यानी कि कुछ पोस्ट वगैरह करनी है, लेटर भेजने हैं, तो उनके खर्चे भी यहाँ पर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे। टेलीग्राम की है, टेलीफोन के खर्चे हैं, बिल वगैरह, या फिर कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ ही जैसे प्रमोशन के लिए, बिजनेस के प्रमोशन के लिए कुछ ट्रैवलिंग करते हैं, तो वो सारे इसके सारे खर्चे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में आएंगे। आगे एस्टेब्लिशमेंट के खर्चे, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड कुछ एस्टेब्लिशमेंट की जा रही हैं, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं वो सारे खर्चे यहाँ आएंगे। ट्रेड एक्सपेंसेस, हाँ जी, ट्रेड एक्सपेंसेस में भी स्टूडेंट्स बहुत बार भूल जाते हैं। तो ट्रेड एक्सपेंस क्या है, जैसे कि ट्रेड एक्सपेंस हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ये गुड्स को जैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, या मतलब बेचने, या मतलब जब हम सेल ट्रांसपोर्ट करते हैं गुड्स, तो जैसे कि होलसेल से रिटेल में गई, फिर रिटेल ने आगे कंज्यूमर को दी, इस तरह से ट्रेडिंग होती है ये, ठीक है। एंड मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर नहीं है, तो ये जो ट्रेडिंग एक्सपेंस है वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, बिकॉज ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। आगे है जनरल एक्सपेंसेस, ये भी सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, P&L में जाएंगे। अनप्रोडक्टिव वेजेस, एज वी डिस्कस अर्लियर कि जो प्रोडक्टिव वेजेस हैं वो ट्रेडिंग में आएगी, लेकिन अगर अनप्रोडक्टिव वेजेस है तो वो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई जाएगी। आगे है वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो यहाँ पर दिखाई जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब देखें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। कौन कौन से हैं? कैरेज ऑन सेल, अगर सिंपली कैरेज वर्ड दिया है तो, या फिर कैरेज इन वर्ड है तो वो ऊपर ट्रेडिंग में आएगा, लेकिन ऑन सेल, कैरेज ऑन सेल क्लियरली दिया है तो वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि वो सेल से रिलेटेड खर्चा है। कैरेज आउटवर्ड, अब आउटवर्ड जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो यहाँ पर P&L में दिखाए जाएंगे। बैड डेट्स, कुछ डेटर्स ऐसे थे जिन्होंने पैसा नहीं दिया, वो मतलब या तो देने योग्य ही नहीं रहे, ठीक है, या फिर वो उनकी नीयत ख़राब होगी, जो भी हुआ, तो बैड डेट्स हो गए हैं, वो खर्चा है, वो लॉस है, खर्चा नहीं है लॉस है, तो वो यहाँ पर P&L में दिखाया जाएगा। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, अगर प्रोविज़न क्रिएट किए जाते हैं ऐसे डाउटफुल डेट्स से निपटने के लिए शुरू में ही बिजनेस के द्वारा,
ताकि बाद में बर्डन ना पड़े। तो इस तरह के प्रोविज़न्स भी एक तरह से एक्सपेंस उन लॉसेस को हैंडल करने के लिए ही बनाए गए हैं, तो ये एक्सपेंस ही हैं। तो ये भी दिखाए जाएंगे P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चे हैं ये। एडवर्टीजमेंट के खर्चे हैं, वो भी सेलिंग से रिलेटेड हैं, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है कि ये प्रोडक्ट है, तो वो भी सारे खर्चे यहाँ पर आएंगे। अब एडवर्टीजमेंट क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं। जैसे कि मान लो अगर छोटी अमाउंट एडवर्टीजमेंट की, तब तो सिंपली यहाँ दिखाई जाएगी। लेकिन एक हैवी अमाउंट, जैसे कि मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है और उस टाइम एडवर्टीज़मेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो उसको हम किसी एक अकाउंटिंग पीरियड में नहीं डाल सकते, क्योंकि जिस अकाउंटिंग पीरियड में हम शुरू में उसको डाल देंगे उस टाइम तो बहुत हैवी लॉस फिर कंपनी दिखाएगी, बिजनेस दिखाएगा। और उसके फिर जो यूज़र्स हैं, जैसे कि हमने बैंक वगैरह से लोन लेना है, तो वो फिर वहाँ पर नेगेटिव इमेज हमारी चली जाएगी और हमारे काम जो हैं वो नहीं बनेंगे। तो इसलिए ये किया जाता है कि जो एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस हैं उसकी हर साल एक अमाउंट यहाँ पर राइट ऑफ कर दी जाती है, और जो पोर्शन राइट ऑफ नहीं होता वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाएगा। तो इससे रिलेटेड वीडियो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स से रिलेटेड वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड किया है मैंने, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और अगर एडवर्टीज़मेंट के खर्चे बहुत ही स्मॉल हैं तो वो सिंपली यहाँ पर आ जाएंगे। पैकिंग चार्जेस, जैसे पैकिंग वगैरह करना है मटेरियल को, जो भी फिनिश्ड गुड्स आपने तैयार की है ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ख़राब ना हो, तो वो खर्चे भी यहाँ पर आएंगे। गोडाउन का रेंट, अगर मान लो आपने फिनिश्ड गुड्स तैयार कर ली है, काफ़ी ज़्यादा माल आपने फिनिश्ड गुड्स का है, तो उसको रखने कहीं गोडाउन में रखना पड़ेगा। तो मान लो आपने किराए पर वो गोडाउन लिया है तो उसका रेंट पे कर रहे हो, तो वो भी यहाँ दिखाया जाएगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी, यानी कि अगर आपका माल कहीं बाहर जा रहा है, अब्रोड में आप उसको सेल करना चाहते हो, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी कुछ टैक्सेस लगेंगे, वो भी यहाँ पर आएंगे क्योंकि ये सेल से रिलेटेड हैं। कमीशन ऑन सेल लिखा हो या कमीशन डायरेक्टली लिखा है तो यहाँ पर वो आएगा। सेलिंग से रिलेटेड खर्चा है, P&L में दिखाया जाएगा। और अगर कमीशन ऑन परचेज़ है तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो फैक्ट्री के खर्चे होंगे और वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। तो ये चीज़ें आपने बहुत ध्यान रखनी है कि सेल के ऊपर है, परचेज़ के ऊपर है, या फिर अगर सिंपली दिया है तो कौन सी आइटम कहाँ आएगी, ये चीज़ें आपने मेमोराइज़ करनी है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ब्रोकरेज, दलाल, जो बीच में कोई भी दलाली का काम करते हो तो उनको जो फ़ीस दी जाती है, ब्रोकरेज कहते हैं उसको, ठीक है। जैसे मान लो आपने सेल करनी है, तो सेल को प्रमोट करने के लिए किसी दलाल की हम मदद ले रहे हैं, तो वो जो फ़ीस लेगा वो ब्रोकरेज है, वो भी यहाँ आएगी। डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, हाँ जी, डिलीवरी बैन नहीं बल्कि एक्सपेंसेस लिखा है साथ में, तो वो यहाँ आएंगे। अगर डिलीवरी बैन है तो फिर वो तो एसेट्स होगी, वो बैलेंस शीट में जाएगी। तो बी केयरफुल कि अगर एक्सपेंस साथ में लिखा है तो खर्चे यहाँ आएंगे। अब देखते हैं और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस मीन्स कि जो पैसे से रिलेटेड है, फाइनेंस, जैसे कि डिस्काउंट है, ठीक है। अगर मान लो डेटर से हमें पैसा लेना है तो उसको अगर वो अर्ली पेमेंट कर देता है तो हम उसको डिस्काउंट दे देते हैं। इसी तरह से क्रेडिटर्स को हमने पैसा देना है तो अब हम अर्ली पेमेंट कर रहे हैं, जितनी कमिटमेंट हुई है पीरियड की उससे पहले अगर हम पैसा वापस कर रहे हैं तो हम भी चाहेंगे कि कुछ हमें डिस्काउंट मिले। तो डिस्काउंट हमें मिल रहा है या फिर हम दे रहे हैं तो अकॉर्डिंगली वो भी हाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने लिया है, उसका हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो भी P&L में दिखाया जाएगा। रिवेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर हमने किया था, वहाँ पर रिवेट मिलती है तो वो या फिर रिवेट दी जाती है एज पर केस। तो अगर आप रिवेट दे रहे हो तो वो भी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर दिखाए जाएंगे। बैंक के चार्जेस हैं, बैंक अपनी सर्विसेज के लिए कुछ चार्ज कर रहा है तो वो खर्चा यहाँ आएगा। इंटरेस्ट ऑन
ओवरड्राफ्ट मीन्स कि आप अगर बिजनेस करंट अकाउंट के ऊपर कुछ ओवरड्राफ्ट ले रहा है, कुछ एक्स्ट्रा मनी यूज़ कर रहा है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो भी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में आएगा और वो ये सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। आगे एबनॉर्मल लॉसेस क्या क्या हो सकते हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। लॉस बाय फायर, अगर आग लगी कहीं तो उसके थ्रू जो भी लॉस आएगा वो यहाँ दिखाया जाएगा। लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो जाती है तो उसका सारा लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाया जाएगा। एम्बेजलमेंट मीन्स कि आपस में मिलजुल कर स्टाफ के बंदे अगर कोई धोखाधड़ी कर देते हैं तो वो भी लॉस ही है बिजनेस के लिए, वो भी यहाँ पर दिखाया जाएगा पी एंड एल अकाउंट में। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर आपने फिक्स्ड एसेट्स सेल की और उसके मान लो जैसे कि 10,000 की एसेट्स थी, आपने 8,000 की बेच दी, तो 2,000 का जो लॉस हो गया वो भी यहाँ पर दिखाया जाएगा। और अगर मान लो गेन होता है तो वो पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। अकॉर्डिंग टू केस ये होगा। अब देखिए मिसैलनियस एक्सपेंसेस, अलग अलग तरह के छोटे छोटे खर्चे जो ऊपर कवर नहीं हुए, जैसे कि मशीनरी को रिपेयर करवाना है या फिर मशीनरी जो यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करने के दौरान जो बियरिंग एंड टीयरिंग होती है तो वो डेप्रिसिएशन होगी, मशीनरी होगी या जो भी हम फर्नीचर वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो ऑफिस के लिए, वो सारे यहाँ पर दिखाए जाएंगे। एंटरटेनमेंट के खर्चे, ठीक है, कोई कस्टमर आ रहा है उसको एंटरटेन किया जा रहा है तो ये सारे खर्चे यहाँ पर आएंगे पी एंड एल अकाउंट में। कोई डोनेशन की जा रही है, कोई चैरिटी की जा रही है तो वो भी यहाँ पी एंड एल अकाउंट में दिखाई जाएगी। हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग भी यहाँ पर दिखाई जाएगी। अब चैरिटी एंड डोनेशन का थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। अगर कैश में अगर चैरिटी की जा रही है, डोनेशन दी जा रही है, जैसे कि सैम्पल पीस कुछ दिए जा रहे हैं, मतलब कि कुछ कैश में हम डोनेशन कर रहे हैं तब तो यहाँ पी एंड एल में आएगा। लेकिन जैसे कि सैम्पल वगैरह गुड्स में से दी जा रही हैं जो हमने परचेज़ की हैं गुड्स, तो वो यहाँ नहीं आएंगी, वो परचेज़ में से माइनस हो जाएंगी ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। तो अगर गुड्स से रिलेटेड कोई चैरिटी की जा रही है, कोई सैंपल दिए जा रहे हैं तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से माइनस किए जाएंगे। अगर यहाँ कैश में कुछ डोनेशन हो रही है, चैरिटी हो रही है तो वो फिर पी एंड एल अकाउंट में दिखाए जाएंगे। ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अब देखते हैं कि पी एंड एल का फॉर्मेट क्या रहेगा। तो ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इकट्ठा बनाया गया है। फॉर द ईयर एंडिंग डेट, यहाँ पर अकाउंटिंग ईयर एंड की डेट आपने यहाँ पर देनी है। ये डेबिट साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी और ये पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पर अमाउंट किस करेंसी में वो आपने शो करना है। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ओपनिंग स्टॉक और उससे रिलेटेड सारे खर्चे यहाँ आएंगे। इस साइड क्रेडिट साइड में सेल आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया और फिर बैलेंसिंग निकाला तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। कई बार ग्रॉस लॉस भी आ सकता है। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ब्राउट डाउन करके ये पी एंड एल अकाउंट, नीचे का पोर्शन पी एंड एल अकाउंट होगा। तो यहाँ पर हम इसको ब्राउट डाउन करेंगे, यहाँ पर ये वाली अमाउंट आ जाएगी। अगर लॉस यहाँ है, बाय ग्रॉस लॉस है तो वो इस साइड आ जाएगा, टू ग्रॉस लॉस ब्राउट डाउन, ठीक है। ब्राउट डाउन मीन्स कि यहाँ से ये ब्राउट किया गया है ट्रेडिंग अकाउंट से। और इस साइड सारी की सारी क्रेडिट साइड में इनकम्स आ जाएंगी, इनकम एंड गेंस जितने भी होंगे इंडायरेक्ट बिजनेस को, जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है या रेंट रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, वो सारे यहाँ दिखाए जाएंगे। एंड इस साइड जितने भी खर्चे अभी हमने पीछे डिस्कस किए कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो सारे खर्चे यहाँ जाएंगे, जैसे रेंट है, बैड डेट्स है, डेप्रिसिएशन है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, सारे खर्चे यहाँ आ जाएंगे। और आगे फिर हम इनका बैलेंस निकालेंगे। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, बड़ी है डेबिट साइड से, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से तो यहाँ पर नेट लॉस आ जाएगा। तो ये जो नेट प्रॉफिट है फर्दर इसको आगे हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे और इसको कैपिटल में ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं बैलेंस शीट कैसे बनती है। तो बैलेंस शीट एक्चुअली जब हम बनाएंगे तो बैलेंस शीट का हम इस तरह से ऊपर लिखेंगे बैलेंस शीट और साथ में एज एट इस तरह से
डेट यहाँ पर आ जाएगी। ऐट इसलिए ऑन नहीं ऐट होगा बिकॉज़ ये पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही ये फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है बैलेंस शीट, ठीक है। और यहाँ पर इस साइड एसेट्स दिखाए जाएंगे और यहाँ पर अमाउंट, जैसे रुपीज़ में तो रुपीज़ दिखाओ, एंड यहाँ पर लाइबिलिटी साइड है ये, ठीक है। तो इस साइड सारे के सारे लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी, यहाँ एसेट्स आ जाएंगी, ठीक है। तो अब ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग क्या है? ग्रुपिंग मीन्स कि जैसे फिक्स्ड एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं, उनको इकट्ठा दिखाना है, करंट एसेट्स को इकट्ठा दिखाना है। करंट एसेट्स वो एसेट्स जो कि जल्दी लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं, जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, और नॉन करंट एसेट्स मीन्स कि जो जल्दी से लिक्विड में नहीं आती, कैश नहीं बनती हैं। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने अलग से अपलोड किया है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हो। थोड़ा सा मैं बता दूँ, ग्रुपिंग हो गया कि जैसे करंट या नॉन करंट एसेट्स को अलग अलग से दिखाना, ठीक है। एंड इसी तरह से लाइबिलिटी साइड भी होगा कि जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो कहाँ दिखानी है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कैसे दिखानी है। तो जो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो परमानेंस बेस पर बनाई जाती है, मतलब कि जो पहले परमानेंट एसेट्स दिखाए जाएंगे, गुडविल, फर्नीचर, बिल्डिंग, जो ज़्यादा परमानेंट हैं, और बाद में लिक्विड एसेट्स दिखाई जाएंगी, जैसे क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है, इस फॉर्म में दिखाई जाएंगी। और अगर हम प्रोप्राइटर वगैरह के अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी, तो हम लिक्विडिटी बेस पर उसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। पहले हम ज़्यादा लिक्विड एसेट्स बताएंगे, जैसे कैश हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल हो गया, फिर उसके बाद परमानेंट जैसे फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, फिर गुडविल हो गया। इस फॉर्म में हम उसको सीक्वेंस में दिखाते हैं। तो ये सारा सीक्वेंस मैंने अलग से वीडियो में समझाया है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग किस तरह से की जाती है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग का। तो इस तरह से हम बैलेंस शीट अपनी प्रिपेयर करेंगे, और बैलेंस शीट के थ्रू किसी भी बिजनेसमैन को ये पता चलेगा कि किसी पर्टिकुलर डेट पर उसके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो इस तरह से हमने जितनी भी पॉसिबल आइटम्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं वो डिस्कस कर ली है, बैलेंस शीट डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स जो हमें हमेशा याद रखने हैं फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट करते समय, ताकि हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। तो ये हैं कुछ पॉइंट्स जो हमें ऑलवेज याद रखने हैं, हमेशा याद रखने हैं। बेजेस एंड सैलरी, अगर इस तरह से इन्फॉर्मेशन दी है बेजेस एंड सैलरी, यानी कि बेजेस पहले दिया है और सैलरी बाद में दिया है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा और उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। और यही अगर सैलरी एंड बेजेस करके दिया है, मतलब कि सैलरी वर्ड पहले दिया है और बेजेस वाली जो आइटम है वो बाद में दी है, तो ये फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा और ये P&L में दिखाया जाएगा। यहाँ पर हम ये अज्यूम करेंगे जो सैलरी का कंटेंट है वो ज़्यादा है, बेजेस का कम है, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे और वो P&L में आएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, अगर बेजेस एंड सैलरी है तो ट्रेडिंग में आएगा, और सैलरी एंड बेजेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको दिखाया जाएगा। नेक्स्ट, सेल्स टैक्स। तो सेल्स टैक्स कहाँ आएगा? ये जो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उस टाइम सेल क्रेडिट में दिखाई जाती है ट्रेडिंग अकाउंट के, तो सेल में से आपने सेल्स टैक्स को माइनस कर देना होता है, ठीक है। आगे है ऑल इनवर्ड एक्सपेंसेस, जितने भी इनवर्ड एक्सपेंसेस होंगे, जैसे कैरेज इनवर्ड है, ठीक है। इस तरह से जितने भी इनवर्ड वर्ड जब भी किसी भी एक्सपेंस के साथ आएगा तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा और वो ट्रेडिंग अकाउंट में शो किया जाएगा, ठीक है। और जितने भी आउटवर्ड एक्सपेंसेस होंगे, कैरेज आउटवर्ड, इस तरह से आउटवर्ड वर्ड जहाँ भी आ गया वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा और उसको हमने P&L अकाउंट में शो करना है, ठीक है। इफ़ एडजस्टेड परचेज, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस की, अगर एडजस्टेड परचेज गिवन होगा तो हमने उस टाइम ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाना है, सिर्फ एडजस्टेड परचेज को ही ट्रेडिंग अकाउंट में शो करना है। और
क्लोजिंग और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ऊपर ट्रेडिंग में तो उस टाइम नहीं आएगा, लेकिन जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो उस टाइम क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड में दिखाया जाएगा। इट मीन्स कि क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ एक बार ही दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। और एडजस्टेड परचेज सिंपली हमें ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर करना है अगर एडजस्टेड है तो, ठीक है। आगे है अप्रेंटिस प्रीमियम। तो ये इनकम होती है बिजनेस के लिए, क्योंकि कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है कोई भी बिजनेस है, कुछ जैसे कि मैनेजमेंट की स्टडी कर रहे होते हैं या जो भी स्टूडेंट स्टडी में होते हैं उनको अपने कोर्स के दौरान कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना ज़रूरी होता है। तो इस तरह की अगर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम देता है कोई बिज़नेस जिसका हम ये सारा प्रिपेयर कर रहे हैं अकाउंटिंग, तो उसके लिए फिर वो बिज़नेस कुछ फ़ीस चार्ज करता है, तो वो फ़ीस उसके लिए बिज़नेस के लिए इनकम है, ठीक है। अगर इनकम है तो ये फिर हमें दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड इनकम टैक्स अगर इस तरह से दिया है तो ये ड्राइंग होती हैं, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसी बिज़नेस का नहीं होता, ठीक है। और इनकम टैक्स भी बिज़नेस नहीं देता, वो तो बिज़नेस टैक्स पे करेगा। तो ये जो लाइफ इंश्योरेंस है और ये जो इनकम टैक्स है वो ऑनर का होगा, प्रोप्राइटर को होगा, जिसका कि हम बिज़नेस जो भी इस बिज़नेस का प्रोप्राइटर होगा, ऑनर होगा, तो उसकी लाइफ का इंश्योरेंस प्रीमियम बिज़नेस में पे किया है या इनकम टैक्स उसका पे किया है बिज़नेस में, तो वो बिज़नेस ड्राइंग एज्यूम करेगा कि वो ड्राइंग है और एज ए ड्राइंग इसको फिर ट्रीट किया जाएगा। तो ये जो ड्राइंग होगी ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कैपिटल की जो भी अमाउंट होगी उसमें जैसे प्रॉफिट आया है तो ऐड हो जाएगा, तो उसमें से जो भी अमाउंट ऐड करके आएगी उसमें से ड्राइंग को हमने माइनस कर देना है इधर, ठीक है। और जो भी मेन अमाउंट होगी वो मेन कॉलम में यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इनकम टैक्स याद रखना है, ये ड्राइंग है। तो इस तरह से आज हमने फाइनल अकाउंट के सारे जो भी आइटम्स हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम फाइनल अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं अगर एडजस्टमेंट दी हो नीचे क्वेश्चन के नीचे, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड रैंकल्स कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।